बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमारा हेडिंग है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, पहले पेक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन हमने पढ़ा ना लास्ट लेक्चर में कि कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाजमी हिस्सा है कार्बन। और क्या वजह है? पेक्यूलर मीन पेक्यूलर मुनफरिद, इम्तियाजी, दूसरों से मुख्तलिफ। पेक्यूलर मीन मुनफरिद, मुनफरिद। इम्तियाजी आई मीन दूसरों से मुख्तलिफ। यानी कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मुनफरिद, मुख्तलिफ हैसियत रखता है, मुख्तलिफ नेचर रखता है। कैसे? पहली तो बात कार्बन के बारे में आप ज़हन में रखें कि ये जो कार्बन है ना, कार्बन स्टूडेंट, इट बिलोंग्स टू फोर्थ ए ग्रुप। मैं बार फिर भी कहूंगा, कुछ देर के बाद भी कहूंगा, इट बिलोंग्स टू फोर्थ ए ग्रुप। और कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है, वेलेंट। ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। अच्छा, कार्बन के साथ एक स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ वेरी मच स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बहुत स्टेबल। यानी कार्बन जो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर मैं बात करूं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है आप जानते हैं ना 348 किलो जॉल पर मोल है। और मैं अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, ये 413 किलो जॉल पर मोल है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बुनियादी खासियत है कार्बन की। मैं ये जो हेडिंग है ना, मैं उस हेडिंग का क्रेडिट सिर्फ इन 2 बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ को देता हूं। अच्छा, एक आप टर्म पढ़ते हैं, आज मैं भी आपको पढ़ाता हूं। वो टर्म है कैटिनेशन, CATENATION, कैटिनेशन। अब आपको ना कैटिनेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, वेरी सिंपल डेफिनेशन। कैटिनेशन हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मैं तो एलिमेंट कह रहा हूं ना, आप लोग ज़हन में कहते हैं, आप कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। मैं कार्बन नहीं कह रहा, मैं इस डेफिनेशन को कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ले रहा हूं, यानी जो हर किसी पे लागू हो सके। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग, किसी एलिमेंट के एटम का अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाना। लिंकिंग मीन बॉन्ड, सेल्फ लिंकिंग अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें कैटिनेशन पाई जाती है। मसलन कार्बन को आप देखो, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दिस इज द कैटिनेशन। आप सिलिकॉन को देखो, ये आपस में कैटिनेशन शो करते हैं। आप सल्फर को देखो, ये भी कैटिनेशन शो करते हैं। अब इतनी बातें तो देखो ना, कार्बन सिलिकॉन दोनों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से, फोर्थ ग्रुप से, और दोनों कैटिनेशन शो कर रहे हैं। लेकिन जो कैटिनेशन की असल आप कहें ना, उसका एक्सट्रैक्ट, असल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कार्बन में मिलेगी। मैंने कहा ना कि कार्बन में ये जो बॉन्ड अगर सिंगल है तो 348 किलो जॉल, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर यही बॉन्ड आप यहां पे कहें ना सिलिकॉन, तो ये तकरीबन 226 किलो जॉल पर मोल। कहां 348, कहां 226, और ये भी 266 के करीब, 67 के करीब किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब है जो कैटिनेशन की बदौलत, सेल्फ लिंकिंग की बदौलत जो कार्बन बॉन्ड बना, दैट इज वेरी स्टेबल। लेकिन ये जो बाकी हैं, इनमें जो बॉन्ड बन रहा है ना कैटिनेशन की बदौलत, सेल्फ लिंकिंग की बदौलत, वो बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं कहूंगा कि पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो कौन सा एलिमेंट शो करता है? वो कार्बन शो करता है। और इसी कैटिनेशन की वजह से मैं ये पेक्यूलर नेचर की लफ्ज ये कार्बन के साथ मिला देता हूं। तो मैं क्या कहूंगा कि कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कैटिनेशन पाई जाती है। और हम कहते हैं ना अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद
लाखों नहीं, अब तो करोड़ों में जा चुकी है ना। लाखों तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला साइंटिस्ट को पता है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अभी नामालूम है उनकी तरह तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये जो कार्बन कार्बन के साथ मिलकर कैटिनेशन, अब मैं आपको ना बताता हूं, यानी ये मैं क्वेश्चन क्या बोला, मैंने क्वेश्चन बोला अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जस्टिफाई। तो हम कहेंगे जी एक बात, पहली बात, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे मैंने अभी बात करी, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेट चेन में भी कार्बन कार्बन के साथ ब्रांचिंग भी बनाता है। ये ब्रांचिंग इस तरह भी होती है, कार्बन कार्बन के साथ इस तरह भी ब्रांचिंग आप बना ले, ये ब्रांचिंग भी है। और एक और चीज, कार्बन कार्बन के साथ साइक्लिक फॉर्म में भी अरेंज होता है। ये वैरायटी देखते जाओ, वैरायटी कार्बन कार्बन के साथ 3 की बजाय 4 साइकिल में 4 कार्बन एटम, 5, 6, 7, यानी ये जो रिंग है ये वेरियस साइज का, वेरियस शेप का, और इन सबको देखो। और दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कार्बन कार्बन के साथ ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है बल्कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड की बात करते, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब आप नोट करते जाओ, अगर एक कार्बन है सपोज मीथेन, 2 कार्बन इथेन, अगर दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड इथीन, दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, 3 कार्बन प्रोपेन, डबल बॉन्ड प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन, ये तो एक वैरायटी। ये ब्रांच आ गई आइसोब्यूटेन, चारों एक ही चेन में एन ब्यूटेन, ये देखो पेंटेन, ये एक वैरायटी आपके पास है। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, डबल बॉन्ड पे डालो साइक्लोब्यूटी, यहां कोई और लगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो ये कैटिनेशन है, ऑल दिस इज द कैटिनेशन, और कैटिनेशन की बदौलत यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक और भी बात, और वो क्या है, कार्बन ना सिर्फ कार्बन के साथ बल्कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ, कार्बन फास्फोरस के साथ, कार्बन हेलोजन के साथ, इनके साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो मैंने कहा ना, तकरीबन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, एंड दिस बॉन्ड इज अ वेरी मच स्टेबल। ये जो मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज बताई है ना, ये कार्बन के अलावा आपको किसी और एलिमेंट में नहीं मिलती। स्टूडेंट, वी हैव द नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयनिक होते, क्यों, जरा सुनना। अभी हमने बात की ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है दैट इज द एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल, कार्बन तो लाजमी होगा ना। अब कार्बन के बारे में मैंने क्या कहा कि कार्बन इट बिलोंग्स टू 4th A ग्रुप, 4th A, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास नो, एक बात ध्यान में रखनी है, नो लोन पेयर, नो एम्प्टी ऑर्बिटल। ये दोनों बातें ना मेरे ज़हन में रखनी। आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो ना, तो कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के ऊपर, कोई इसके पास है, ये सारे। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपने इन्हीं चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में यूज करेगा और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन फॉर्म्स द 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैं इसी वजह से कहता हूं ना बॉन्ड्स, इसी वजह से मैं कहता हूं ना कार्बन इज टेट्रा, टेट्रा मीन 4 वेलेंट, यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है। कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनाता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है चूंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक नहीं होते, नॉन आयनिक का मतलब क्या है, दे आर कोवेलेंट इन नेचर। यानी वी विल से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। कोवेलेंट को दूसरे अल्फाज में मैंने क्या कहा, मैंने कहा नॉन आयोनिक इन नेचर। अब ना 2 बातें ज़हन में और भी बिठानी है, और वो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक मेटल है, एक और मेटल है, अगर मैं कहूं 2 मेटल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड, यू विल से मेटालिक बॉन्ड। एक और बात, अगर आपके पास एक नॉन मेटल है, एक मेटल है,
तो नॉन मेटल और मेटल के दरमियान मेटल्स पार्शियल पॉजिटिव, नॉन मेटल पार्शियल नेगेटिव। तो चले मैं इसको उधर लिखे, दिस इज द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और तीसरी बात, आपके पास एक नॉन मेटल एंड मीन नॉन मेटल, यू हैव अनदर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल। अब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? आंसर है इसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आप ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखो ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, कार्बन के साथ ही साथ ये तमाम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। कार्बन नॉन मेटल है और ये तमाम भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, ऑल दीज आर आल्सो द नॉन मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारी नॉन मेटल्स मौजूद हैं और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द कोवलेंट। तो ये ना दो तरह से आप कार्बन के लिहाज से भी आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं, आप अदर नॉन मेटल के सेंस में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात को याद रखना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट इन नेचर हैं, तो इसका मतलब है ये फिर आयनिक रिएक्शन नहीं देंगे, दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। वी हैव कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लेक्सिटी। मैं ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लार्ज इन साइज। दो बातें, large in size, we will say they are the macro molecules, and they are also usually they are very complex। इनका स्ट्रक्चर ना बहुत पेचीदा होता है, वेरी गुड। लार्ज साइज होते हैं और वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, चलो मैं बात करता हूं स्टार्च की। स्टार्च हमारी जो फूड है ना, फूड, इसमें कुछ चीजें स्टार्च है, मसलन पोटैटोज, मेज, बार्ले, राइस, व्हीट, 5 चीजें मैंने बोली, गंदम, चावल, आलू, मकई और जौ। ये सारे जो हैं दे आर द मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च के यानी हमारी ये कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप स्टार्च का जनरल फार्मूला लिखे ना तो स्टूडेंट C6H10O5, ये जनरल फार्मूला है। टेकन एन क्या बताता है? एन हमें बताता है कि आपके पास C6H10O5 कितनी तादाद में है। अगर N 1 होगा तो इसका मतलब है 1 है, N 2 होगा तो इसका मतलब है ये जो यूनिट है C6H10O5 को मैं यूनिट कहता हूं, ये 2 है। लेकिन वो कहते हैं कि स्टार्च में ये जो N है ना, N, ये it is up to many thousands, ये ना कई हजारों में होता है। सावधान है, जब ये N की वैल्यू थाउजेंड्स में होगी तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये स्टार्च के मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा होगा। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये मॉलिक्यूल कितना पेचीदा होगा, इसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स होगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टार्च। बिल्कुल इसी तरह आप एक और को ले लो और वो है प्रोटीन। स्टूडेंट अगर आप प्रोटीन को देखो ना, तो प्रोटीन का जो मैस है ना, प्रोटीन्स हमारे ये उर्दू में से हम कहते हैं लहमयात। इसको हम गोश्त, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी गोश्त है वो प्रोटीन है। प्रोटीन, लहमयात। ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का मोलेकुलर मैस 1000 से मिलियंस तक होता है। यानी इसका मैं मोलेकुलर मैस की बात कर रहा हूं। प्रोटीन का मोलेकुलर मैस it ranges from thousands to million। ये हजारों नहीं लाखों में होता है। इसका मतलब क्या है? ये वही बात है। मैं आपको ना, अगर आप टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखें ना, कभी आप गूगल आउट कीजिएगा और गूगल पे आप टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखिएगा तो आप ना, वो स्ट्रक्चर इतना पेचीदा है कि आप 2 एटम्स की एक दूसरे के लिहाज से एग्जैक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये इतना पेचीदा स्ट्रक्चर, और उसको ड्रॉ करना हमारे बस की तो बात नहीं है। एक तो मैक्रो मॉलिक्यूल बहुत बड़े साइज का, और फिर स्ट्रक्चर इतना पेचीदा, एंगल कोई इधर कोई इनटू द प्लेन, कोई आउट ऑफ द प्लेन,
कोई किसी एंगल पे, यानी हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, मैं एक सेंटेंस आपको देना चाहता हूं, मैं फिर उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करूंगा। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट a close relationship between different, मैं डिफरेंट लिखता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो मैंने लिखा है ना, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान एक बहुत करीबी रिलेशन, यानी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। देखो ना, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। मैंने एक टर्म आपको याद, वो टर्म अलग से एक टॉपिक है, और वो एफएससी और एंटीटेस्ट की जान है वो लफ्ज, और वो है लफ्ज होमोलोगस सीरीज। मैं होमोलोगस सीरीज। अच्छा, पहले ना मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। मैं समझाता नहीं ना, मैं सिखाता हूं आपको डेफिनेशन कि आपने होमोलोगस सीरीज को कैसे आपने याद करना। मैं एक होमोलोगस सीरीज ले लेता हूं, फर्ज करते अल्केन, सिंपल सा अल्केन। मैं अल्केन लेता हूं, ये मेरे पास अल्केन है। डेफिनेशन जानना चाहते हैं अल्केन्स, ये एक जेन में रखना है कि अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है। अल्केन का एक मेंबर है CH4, हम इसे कहते हैं मीथेन। एक है C2H6, हम इसे कहते हैं ईथेन। एक है C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, एंड सो ऑन। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, एंड सो ऑन। दीज आर अल्कीन्स। अब ये क्या है? These are compounds. Methane is a compound. Ethane is a compound. This one is a series of compound. ये सारी मैंने क्या लिखी है? ऊपर से नीचे मैंने क्या लिखी है? A series of compound. ये मैंने लिखी है मैं डेफिनेशन आपको समझाना चाहता हूं। A series of compounds. It's okay. A series of compounds. समझ आ गई कि कंपाउंड्स की ये सीरीज, ऑल दीज आर कंपाउंड्स। इसमें अब ये जो दो है ना, यानी दिस इज द मीथेन, दिस इज द इथेन, ये दोनों कंसेक्टिव मेंबर है, कंसेक्टिव, लगातार। इथेन और प्रोपेन कंसेक्टिव, प्रोपेन ब्यूटेन कंसेक्टिव, ब्यूटेन पेंटेन कंसेक्टिव, ये दो कंसेक्टिव मेंबर। अच्छा, इनमें फर्क देखना। अगर मैं कहूं कि दोनों के फार्मूला में, स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, मोलेकुलर फार्मूला, आप कहेंगे सर इसमें एक कार्बन, इसमें दो, एक कार्बन ज्यादा है, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी इसके मोलेकुलर फार्मूला में, स्ट्रक्चर में फर्क किसका है? CH2 का। अच्छा, इन दो कंसेक्टिव मेंबर में देखो, इसमें भी डिफरेंस किसका आएगा? CH2 का। इसके भी दो डिफरेंस किसका आएगा? CH2 का। अब देखते जाएं, दो कंसेक्टिव मेंबर के मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस किसका आ रहा है? CH2 का। अच्छा, एक और भी बात, इसका मोलेकुलर मैस, अगर आप मीथेन का मोलेकुलर मैस है 16, इसका मोलेकुलर मैस मैं बगैर सोचे लिखूंगा 30, इसका मोलेकुलर मैस मैं बगैर सोचे लिखूंगा 44, इसका मोलेकुलर मैस मैं बगैर सोचे लिखूंगा 58। अच्छा, मैं कहां से ये लिखता जा रहा हूं? मैं तो इधर कैलकुलेट भी नहीं कर रहा। वजह ये है कि मुझे पता है कि मैंने 16 के अंदर ना, जब यहां पे जाऊंगा 14 ऐड करना है। मैं 30 से 44 में जाऊंगा, मैंने 14 ऐड करना है। मैंने इसमें जाना है तो ये मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि ये एक होमोलोगस सीरीज है। दिस वन इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड की एक सीरीज है जिसमें दो कंसेक्टिव मेंबर एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, in which two consecutive, लगातार मुसलसल कंसेक्टिव मेंबर्स डिफर फर्क है उनमें, डिफर बाय दो चीजों का। एक स्ट्रक्चर का CH2 का डिफरेंस है, इट्स ओके। ये स्ट्रक्चर या मोलेकुलर फार्मूला कह लो, और मैस का 14 का, ये मैस का मोलेकुलर मैस, इसका डिफरेंस। constitute a homologous सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है और ये उस होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं।
होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोग्स। ये एक टर्म आ गई ना, इसको याद करो ना, HOMOLOGOUS, होमोलोग्स। क्या मतलब? द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। जिसे होता है आइसोमर्स, आइसोमर्स जैसे होता है आइसोमॉर्फ्स, एलोट्रोप्स। सिमिलरली वी हैव द होमोलॉग्स, द मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। तो मीथेन, इथेन, दीज आर द होमोलॉग्स। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आप इन सब को देखो ना, ऑल दीज आर मेंबर ऑफ अल्कीन, एक होमोलोगस सीरीज है। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज नोट करना। सिमिलैरिटीज इसमें बेटा जी हैं, पहली सिमिलैरिटी सेम जनरल फार्मूला। अच्छा, आपको पता है अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 212, पता है ना? CnH2n प्लस 2, ये इसका जनरल फार्मूला। सबका जनरल फार्मूला सेम है। और दूसरी बात, इन सब का मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ये भी सबके सेम है। एक और भी बात, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर है, सेम नहीं, सिमिलर है, एक जैसी है। सिमिलर मैं कह रहा हूं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बात और है, और वो क्या? इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसमें ग्रेजुअल, GRADUAL, ग्रेजुअल वेरिएशन कह लो, चेंज कह लो, ग्रेजुअल मुसलसल, लगातार, ग्रेजुअल वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल वेरिएशन देखिए, ज्यादा कम या कम ज्यादा। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत बात, और वो क्या? इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप यानी आखिरी जो आप बात करेंगे वो आप क्या कहोगे? दे हैव सेम FG, फंक्शनल ग्रुप। मैं तो एक बात कहूंगा, अगर आपको ज़हन में रह जाए, मैं तो कहूंगा कि हर फंक्शनल ग्रुप एक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा सेंटेंस आपने ज़हनों में दोहराओ। ईच फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट्स अ होमोलोगस सीरीज। हर फंक्शन, OH फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, CHO फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, COOH फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। हर फंक्शनल ग्रुप एक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी की सारी बातें किस हेडिंग में आ गई? सिमिलर। अब देखना, ये अलग से आपसे क्वेश्चन आता है, और बड़े ज्यादा क्वेश्चन आ गए। यानी डिफाइन होमोलोगस सीरीज, व्हाट आर होमोलोग्स, व्हाट आर द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑन होमोलोगस सीरीज, और होमोलोगस सीरीज इसका केमिस्ट्री में फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। फायदा वाला क्या है कि ये होमोलोगस सीरीज है ना, आप किसी एक होमोलोग, एक मेंबर की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लो, बाकी सब की प्रॉपर्टीज का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में क्लोज रिजेंबलेंस पाई जाती है। और ये हमारी स्टडी, हमारी मेहनत उसको बहुत महदूद कर देती है। चंद एक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी स्टडी कर लो, आपको बहुत सारी होमोलोगस की प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा, बहुत सारी फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा। आइसोमेरिज्म आप जानते हैं स्टूडेंट, आइसोस मेरोस इज्म, आइसोस मेरोस इज्म। जब भी लफ्ज इज्म आता है ना, इज्म का मतलब होता है फिनोमिनन, नेचुरल प्रोसेस, मजहर, जो काम अल्लाह की कुदरत, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं। आइसोमेरिज्म आप जानते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या कहेंगे? द फिनोमिनन। बल्कि पहले आप आइसोमर्स की डेफिनेशन करो, आइसोमर्स क्या कहेंगे? दोज कंपाउंड विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स। तो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं, कंपाउंड्स। और इस फिनोमिनन को, इस फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात, और वो क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं शो करते। क्यों? मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC, जहां भी मैं OC लिखूंगा मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। क्यों कहते हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओसी में, मैं यहां पे इसकी ना, यानी क्यों शो करते हैं इसका मैंने आंसर देना। मैं कहूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। बड़ी खूबसूरत बात, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी दो खूबियां ध्यान में रखनी। एक तो कोवलेंट बॉन्ड जो है ये रिजिड होता है, RIGID, रिजिड। और एक कोवलेंट बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन। अब हम भला क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें मौजूद बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल हो, वो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। अ कंपाउंड हैविंग rigid and directional bond exhibit the isomerism. An organic compound having the covalent bond, and covalent bond is rigid and directional, so organic compound exhibit कहें या shows कहें, they show the isomerism. इतनी बात ही कर लो। पहले क्या करना है? आइसोमर्स की डेफिनेशन, फिर आइसोमेरिज्म, यानी डेफिनेशन करने के बाद सिंपली यू विल राइट दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इज्म इन फिनोमिनन। और फिर आपने बात यही करनी है, फिर चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है जो रिजिड और डायरेक्शनल है। अच्छा, इसके बरक्स जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड, वो नॉन रिजिड है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड नॉन डायरेक्शनल। कोवलेंट बॉन्ड रिजिड डायरेक्शनल, ये बातें याद रखनी है, ये आपको काम देनी है एंटी टेस्ट में भी, एफएससी में भी। रेट ऑफ रिएक्शन, हम मतलब बात क्या करेंगे? जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ना, यानी रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रेट मीन स्पीड, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अच्छा, मैं ना ऑर्गेनिक रिएक्शन लिख लूं। ऑर्गेनिक रिएक्शन से मेरी मुराद है वो रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड परफॉर्म करते हैं। दो बातें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है ना, वो स्लो होता है, स्लो। और दूसरी अहम तरीन बात, और वो है कि लो यील्ड, ये तो लो यील्ड जो है ना, इसकी वजह से। स्टूडेंट, अब इसके हम रीजन भी जानना चाहते हैं। अच्छा, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, स्लो क्यों है? रीजन भला क्या है? रीजन, ये क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाई द ऑर्गेनिक रिएक्शन, व्हाई द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज स्लो? व्हाई, क्यों? एक लफ्ज है, द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज स्लो ड्यू टू मोलेकुलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोलेकुलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लो जी, ये मैंने लिख के ना मोलेकुलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने तो आपके 2 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के पक्के करवा दी, अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन ये पढ़ाया है, सिखाया नहीं है। सिखाने वाली और बात है, और वो क्या है बेटा जी? जब रिएक्शंस होता है ना, तो रिएक्टेंट्स जो है ना, रिएक्टेंट्स, मैं इसको आर से जो, दे कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। अब होता भला क्या है? रिएक्टेंट्स, मैं 2 रिएक्टेंट लेता हूं, मसलन मेरे पास A2 है और B2 है, ये रिएक्टेंट्स है। अब इसमें ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सपोज। अब ना रिएक्टेंट में क्या होता है? रिएक्टेंट में ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है। और प्रोडक्ट में जाओगे, प्रोडक्ट आपके पास AB और AB, तो प्रोडक्ट में जाके ये बॉन्ड बनता है। रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। दो प्रोसेस, 2 काम हो रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं। अगर ये दोनों काम तेज हों, तेजी से, यानी तेजी से बॉन्ड टूटे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में तेजी से बॉन्ड बने, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होगा। लेकिन अब होता क्या भला क्या है? होता यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में चूंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है, टूटने में भी देर लेता है, बनने में भी देर लेता है, और इसी वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा, स्लो। ये इसको उन्होंने कहा है कि मोलेकुलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोलेकुलर नेचर का मतलब क्या है कि उनके मॉलिक्यूल में बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप आयनिक रिएक्शन लेते हैं ना, आयनिक रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट आमतौर पर सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, और उन सोल्यूशन में बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही टूटे होते हैं, सिर्फ आपने उनको मिक्स करना है, सिर्फ उनमें बॉन्ड बनना है। यानी यहां तो 2 काम हुए ना, पहला बॉन्ड टूटे फिर बॉन्ड बने, 2। और आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन में सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि बॉन्ड बनता है, टूटा तो पहले होता है ना, इसलिए वो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। वी हैव द लास्ट वन, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, हम कहते हैं ना, वो एक रूल है कि लाइक डिसॉल्व्स
लाइक, ये ना लाइक, ये एक सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल। एक जैसे एक जैसों को डिसॉल्व करते, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक सॉल्युबल इन लाइक, मतलब पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व। अगर आप ओवरऑल देखिए, ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर नॉन पोलर। अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो मैं भला क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्यों, जरा मुझे बताओ क्यों भला? इसलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नॉन पोलर, वाटर क्या होता है पोलर, तो नॉन पोलर पोलर में तो इनसॉल्युबल होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात, हर एक की नहीं मैं बात कर रहा हूं, ये मैं तो जनरल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं ना, मैं तो स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा। कुछ है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी में हल हो जाते, एथानॉल है, मेथानॉल है, और कई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो पानी में हल हो जाते हैं, और भी कई कंपाउंड हैं जो पानी में हल होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल नहीं होती ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आप कहेंगे सर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हमें भी बता दे, बहुत सारे जितने मर्जी पूछो। बेंजीन है, बेंजीन, इस तरह टॉल्वीन है, टॉल्वीन, बहुत सारे ईथर्स, पर्टिकुलरली इनसे हटके पेट्रोलियम ईथर भी इसमें ले लो, पेट्रोलियम ईथर्स, और भी मैं अब कितने लिखूं, ऑल दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्वेंट। स्टूडेंट ये तो था ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बतौर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकती हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकता है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब मैं आपको ना एक टारगेट दिया जाता हूं, आपने ना इसके बाद, इस टॉपिक के बाद कुछ बातें ना जो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और वो है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक, वो ना 5-6 पॉइंट्स लिखे होंगे आप सबकी बुक्स में, चाहे वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, फेडरल तो छोड़े ना, केपीके, बलूचिस्तान, सिंध बोर्ड, जिसको भी आप देखेंगे ना वहां आपको मिलेंगे।